नमस्ते भी सभी को। श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं विक्रम शर्मा। आज के इस लेक्चर के साथ हम पढ़ रहे हैं बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के लिए यूनिट सेकंड, जिसका नाम है इलास्टिसिटी। और इसके अंदर हमने कुछ टॉपिक जो पढ़ लिए हैं, जिसमें हमने इलास्टिसिटी के बारे में हमने जान लिया है ये क्या होती है, और इसके बारे में हमने थोड़ा इससे पहले जो थ्योरी टॉपिक है वो जान लिया कि इससे प्रत्यास्था सीमा क्या होती है, विरूपक बल क्या होते हैं, प्रत्यानयन बल क्या होते हैं, और प्रतिबल क्या होते हैं, विकृति क्या होती है। विकृति, प्रतिबल और विकृति पढ़ लिए हैं। इसके बाद में आता है प्रत्यास्थता गुणांक, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जो अलग अपना नया जो टॉपिक आता है वो आता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक भी अपना जो टॉपिक आता है, प्रत्यास्थता गुणांक। और ये जो सैम यूनिट है ये बीएससी स्पेशल फर्स्ट में 5th यूनिट है। ये जो सैम यूनिट है ये बीएससी सैम फर्स्ट की 5th यूनिट है। ठीक है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं। प्रत्यास्थता गुणांक पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए हुक के नियम का। ये पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए इसका हुक के नियम का। हुक का नियम क्या होता है? अरे हुक का नियम क्या होता है? तो यानी इसकी परिभाषा क्या होती है? प्रत्यास्थता सीमा में, प्रत्यास्थता सीमा में किसी वस्तु पर उत्पन्न प्रतिबल, जो प्रतिबल है या आरोपित जो प्रतिबल है, उस वस्तु में उत्पन्न विकृति के समानुपाती होता है। विकृति के समानुपाती होता है। ये हुक का नियम है। ठीक है, क्या मैं लिख सकता हूं प्रतिबल समानुपाती विकृति? हुक के नियम के अनुसार स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन की। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन। अब देखिए आगे, ये जो प्रतिबल है ये समानुपाती का जो साइन हटेगा, प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा E। क्या आएगा? E। और क्या जाएगा? विकृति। ये जो E है इसे हम बोलेंगे समानुपातिक स्थिरांक। E क्या है यहाँ पे? समानुपातिक स्थिरांक है, जिसे प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। स्थिरांक है जिसे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसे प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो यहां से हम प्रत्यास्थता गुणांक की परिभाषा निकालेंगे। तो E है वो किसके इक्वल हो जाएगा? E किसके इक्वल हो जाएगा? देखिए आप, ये E है, ये यही रखेंगे, विकृति को इधर भेजेंगे तो प्रतिबल बटे विकृति क्या आ जाएगा? E इज इक्वल टू प्रतिबल बटे विकृति। ठीक है, या मैं इसको लिखूं प्रत्यास्थता गुणांक इज इक्वल टू प्रतिबल बटे विकृति। तो यहां से हम क्या बना सकते हैं? प्रत्यास्थता गुणांक की परिभाषा बना सकते हैं कि किसी यानी प्रत्यास्थता सीमा में किसी वस्तु पर उत्पन्न प्रतिबल तथा
तथा उत्पन्न विकृति का अनुपात प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहलाता है। तो इसकी जो परिभाषा है वो हम इस प्रकार से लिखेंगे, देखिए भी, यानी किसी वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल तथा विकृति का अनुपात, विकृति का अनुपात प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। ये हो, अब देखिए हमने पढ़ा था जो प्रतिबल है वो भी अलग अलग हो सकते हैं। किसी वस्तु पे हम विरूपक बल लगाते हैं या डिफॉर्मेशन फोर्स लगाते हैं तो उस वस्तु में लंबाई के अनुदिश यानी या तो लंबाई चेंज हो सकती है या फिर इसमें वॉल्यूम चेंज हो सकता है, उसका आयतन चेंज हो सकता है, या फिर इसका साइज जो है वो साइज या शेप है वो चेंज हो सकती है। और इसी प्रकार जो स्ट्रेन हो सकता है, यानी किसी में आयतन में परिवर्तन हो गया, किसी में लंबाई में परिवर्तन हो गया, यानी कि ये जो विकृतियां होती है ये भिन्न भिन्न हो सकती है। तो ये जो भिन्न भिन्न विकृतियों के संगत है, जो प्रत्यास्थता गुणांक भी भिन्न भिन्न होते हैं, यानी भिन्न भिन्न विकृतियों के संगत, भिन्न भिन्न विकृतियों के संगत प्रत्यास्थता गुणांक भी भिन्न भिन्न होते हैं। प्रत्यास्थता गुणांक भी भिन्न भिन्न होते हैं, यानी प्रत्यास्थता प्रतिबल कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तो विकृति कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। तो प्रत्यास्थता गुणांक भी 3 प्रकार के होते हैं। तो प्रत्यास्थता गुणांक भी कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रत्यास्थता गुणांक के प्रकार। प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक के प्रकार, टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मॉडुलस। ठीक है, प्रत्यास्थता गुणांक के प्रकार कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला आता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, जिसको y से दर्शाते हैं। ठीक है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। तो अब देखिए जो यंग है ये क्या होता है? यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है? यानी किसी वस्तु में अगर आप विरूपक बल लगाते हैं तो यदि लंबाई के अनुदिश परिवर्तन होता है, इसमें परिवर्तन होता है, लंबाई के अनुदिश परिवर्तन होता है, तो प्रतिबल कौन सा उत्पन्न होता है? अनुदैर्ध्य प्रतिबल। और विकृति कौन सी उत्पन्न होती है? अनुदैर्ध्य विकृति। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात कौन सा? प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। इसमें देखिए इसकी जो परिभाषा है वो क्या हो जाएगी? प्रत्यास्थता सीमा में, प्रत्यास्थता सीमा में, प्रत्यास्थता सीमा में प्रतिबल, प्रतिबल कौन सा? अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात, अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। तो ये यंग प्रत्यास्थता गुणांक हो गया, यानी y = y यानी यंग प्रत्यास्थता गुणांक
यंग प्रत्यास्थता गुणांक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति। ये हो गया अपना यंग प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है, इसी प्रकार जो नेक्स्ट नंबर 2 पे आता है वो आता है, अरे प्रतिबल 2 नंबर पे कौन सा आया था, आयतन, और विकृति कौन सी आई थी, आयतन। तो यानी जब किसी वस्तु पे हम डिफॉर्मेशन फोर्स लगाते हैं तो यदि वस्तु के उसमें आयतन में परिवर्तन होता है तो आयतन प्रतिबल, और विकृति कौन सी, आयतन विकृति। तो 2 नंबर पे अपना जो प्रत्यास्थता गुणांक रहने वाला है वो भी आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। कौन सा, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लक मॉडुलस। क्या बोलते हैं, ब्लक मॉडुलस, और इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं। ब्लक मॉडुलस और के से इसको रिप्रेजेंट है वो करते हैं। ठीक है ना। तो देखिए आगे इसकी जो डेफिनेशन है वो बात करेंगे। डेफिनेशन को लेकर के तो इसकी जो परिभाषा है वो लिखते हैं हम, यानी प्रत्यास्थता सीमा में, प्रत्यास्थता सीमा में मैं ये शब्द लिख रहा हूँ प्रत्यास्थता सीमा। इसका मतलब है कि जो भी हम फोर्स लगा रहे हैं वो प्रत्यास्थता सीमा में ही होना चाहिए। अगर हम प्रत्यास्थता सीमा से फोर्स ज्यादा लगा रहे हैं तो वहां पे ना ही तो उसमें प्रत्यास्थता को जो फॉलो करेगी वो नहीं होगा। तो हम बात करेंगे ओनली फॉर इलास्टिसिटी की, प्रत्यास्थता सीमा के अंदर ही बात कर रहे हैं। तो प्रत्यास्थता सीमा में उत्पन्न, यानी प्रत्यास्थता सीमा में अनुदैर्ध्य क्या हो गया, आयतन विकृति, आयतन प्रतिबल, आयतन प्रतिबल तथा आयतन विकृति का अनुपात, आयतन विकृति का अनुपात आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है, गुणांक कहलाता है। इसे के से दर्शाते हैं, इसे के से दर्शाते हैं। तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक K इज इक्वल टू आयतन प्रत्यास्थता गुणांक K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अभी, आयतन प्रतिबल, आयतन, आयतन कोई और बोलते हैं अभी अभिलंब बटे आयतन विकृति, आयतन। ये हो गया अपना आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है, ये हो गया अपना कौन सा, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। देखिए फिर आगे बात कर लेंगे। 3 नंबर पे, 3 नंबर पे हमने प्रतिबल की कौन सी बात की थी, अपरूपण, इसकी बात की थी अपरूपण। क्योंकि किसी वस्तु पे हम डिफॉर्मेशन फोर्स लगाते हैं तो उसके आकार या आकृति में चेंज होता है। ठीक है ना। अगर आकार या आकृति में चेंज होता है तो अपरूपण प्रतिबल होता है, और विकृति कौन सी होती है, अपरूपण विकृति होती है। ठीक है ना। तो ये यहाँ पे जो अपना 3 नंबर पे जो प्रत्यास्थता गुणांक आएगा तो उसे बोलेंगे अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी बोलते हैं इसको, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक। और इसे फाई से दर्शाएंगे, इसे फाई से अपरूपण प्रत्यास्थता
इसे हम फाई से ही कर सकते हैं। अपरूपण में जो भी अपरूपण विकृति हो चाहे, अपरूपण प्रतिबल हो चाहे, इसको हम फाई से ही दिखाएं। ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या रहने वाली है, देखिए प्रत्यास्थता सीमा में, प्रत्यास्थता सीमा में जो अपने पास में अपरूपण प्रतिबल है, अपरूपण प्रतिबल तथा अपरूपण विकृति का अनुपात, अपरूपण विकृति का अनुपात अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। और इसे हम फाई से और इसे हम बीटा से भी दिखा सकते हैं, इसे हम बीटा से भी हम दिखा सकते हैं। ठीक है ना, अगर ये आ जाए तो यहाँ पे इसको अगर विकृति आया है तो हम फाई से दिखाएंगे, अगर यहाँ पे प्रतिबल आया है तो हम इसे फाई से दिखाएंगे, अगर अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक आया है तो इसे हम बीटा से दिखाएंगे। बात समझ आ गई क्या? और इसको हम फाई से दिखाएंगे, ये दर्शाओ। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला है वो हम लिख सकते हैं कि अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक इज इक्वल टू अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक इज इक्वल टू अपरूपण प्रतिबल, अपरूपण प्रतिबल बटे अपरूपण विकृति। तो ये अपने प्रत्यास्थता गुणांक पे हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने प्रतिबल पढ़े। क्या पढ़े? सबसे पहले हमने पढ़े प्रतिबल। ठीक है, क्या पढ़े? प्रतिबल पढ़े। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा? विकृति पढ़ा। ठीक है ना, उसके बाद में हमने क्या पढ़ा? प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता, ये चीजें हमने पढ़ी। ठीक है ना, तो प्रतिबल आप देखिए, प्रतिबल भी कितने प्रकार के पढ़ेगी? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। 1 नंबर पे हमने पढ़ा अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य कोई और क्या बोलते हैं? रेखीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेखीय। 2 नंबर पे हमने क्या पढ़ा? अभी आयतन प्रतिबल। आयतन कोई बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। अब 3 नंबर पे हमने पढ़ा अपरूपण। क्या पढ़ा? भी अपरूपण। अपरूपण, अपरूपण को ही बोलते हैं स्पर्श। क्या बोलते हैं? सेम की सेम बातें हमने यहाँ पढ़ी। सेम की जो सेम बातें हैं वो हमने यहाँ पढ़ी। ठीक है, सेम की सेम बातें हमने यहाँ पढ़ी है। ठीक है, ये रहा सेम की सेम बातें हमने यहाँ, यानी विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति। और विकृति 2 नंबर पे ही आयतन या अभिलंब, और 3 नंबर पे ही अपरूपण विकृति। यानी सबसे पहले अनुदैर्ध्य या रेखीय, यानी जब किसी वस्तु पे हमने अगर लंबाई के अनुदिश परिवर्तन हुआ तो क्या हुआ? अनुदैर्ध्य। अगर आयतन में, अगर आयतन के अंदर जो चेंज आ रहा है, अगर किसी वस्तु पे हम डिफॉर्मेशन फोर्स लगाया और अगर आयतन के अंदर चेंज आया तो कौन सा प्रतिबल? आयतन प्रतिबल। अगर केवल और केवल आकार या आकृति में चेंज आए तो कौन सा प्रतिबल? अपरूपण प्रतिबल। इसी प्रकार हमने देखिए अनुदैर्ध्य रेखीय विकृतियां पढ़ी। अगर चेंज अपॉन में ओरिजिनल की बात करें तो विकृति को बोलते हैं स्ट्रेन इज इक्वल टू होता है चेंज अपॉन ओरिजिनल। सेम की सेम बातें इसके अंदर है। अगर इसमें लंबाई के अंदर चेंज हुआ है तो जो भी चेंज हुआ है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ आ जाएगा ना यहाँ पे। अगर लंबाई सेम की सेम बातें वॉल्यूम को लेकर के हैं, चेंज वॉल्यूम अपॉन
ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। और सेम यहाँ पे क्या है, जो सेम जो अपने साइज है वो चेंज हुआ है, चेंज अपॉन ओरिजिनल, ये हो जाएगा अपना विकृति वॉल्यूम। और अगर ये दोनों अपने को अच्छे से आ गए तो यहाँ पे प्रत्यास्थ कोण आ जाएगा। देखिए अनुदिद्रव्य या रेखीय जो प्रतिबल अपॉन में अनुदिद्रव्य या रेखीय विकृति है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, इन दोनों का जो अनुपात है ये व्यंग प्रत्यास्थ गुणांक आ जाएगा। बात समझ आ गई क्या? ठीक है। अब इन दोनों का अनुपात 2 नंबर के नाम से स्पष्ट है, आयतन प्रत्यास्थ गुणांक आ जाएगा। आयतन प्रत्यास्थ गुणांक, और ये व्यंग प्रत्यास्थ, और इन दोनों का जो अनुपात है वो क्या हो जाएगा, अपरूपण प्रत्यास्थ, अपरूपण प्रत्यास्थता। ये प्रत्यास्थता गुणांक हो गए। इन सभी से क्वेश्चन आते हैं, इनके बारे में यहाँ से इसको हम दिखाएंगे y से, इसको हम दिखाएंगे a से, और इसको हम दिखाएंगे थीटा से, ठीक है ना। और यहाँ से इनको हम अल्फा से दिखाएंगे, इसको अल्फा से, इनको मैंने बोल दिया फाई से दिखाएंगे, ठीक है, इनको भी फाई से। तो ये बातें थी भी अभी। उम्मीद करता हूँ जो भी आज हमने पढ़ा है प्रत्यास्थ गुणांक के बारे में हमने जानकारी ली है, तो वो आपको समझ आया होगा, ठीक है ना। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।